प्रवास दौरा जो शुरू है उसके बारे में भी हम लोग जानकारी लेंगे। उसके पहले यहाँ पर उपस्थित सभी जो मेरे पत्रकार मित्र हैं उनकी ओर से मैं और संजय ताड़े सर आदरणीय पुलिस सचिव का स्वागत करना चाहेंगे। मित्रों, आप लोग जानते हो 2024 में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठनात्मक कार्य के लिए अपना पूरा नियोजन कर लिया है। उसी नियोजन के अंतर्गत आदरणीय हरदीप सिंह जी पुरी 2024 तक चंद्रपुर में आने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्य चल रहा है उस पर ध्यान रखते हुए यह लोकसभा सीट जीतने के लिए वो पूरी तरह से प्रयास करने वाले हैं। पुलिस सर, आपका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में। हम जानना चाहेंगे पिछले 2 दिन से आपने जो दौरा किया उस दौरे के दरमियान आपने लोगों से भी बहुत सारी बातचीत की और गुफ्तगू की, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि केंद्र शासन की जो योजनाएं अभी देश में चालू है, गरीबों के लिए चालू है या सभी लोगों के लिए जो योजनाएं चालू है, इस योजना के बारे में आप हमें कृपया विस्तार से बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा, नॉर्मली मेरे बारे कहा जाता है कि अगर कार्यक्रम 10:15 या 10:30 तो मैं 10:30 से पहले ही पहुँच जाऊँगा, पर ऐसा है कि इस प्रवास के दौरान हमारा जो अपना काम है वो रुकता नहीं है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसे मेरे कार्य हैं जो, क्योंकि एक ये मीटिंग होगी उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग्स होगी, तो मैं उसको ख़त्म कर लूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, आपको थोड़ा वेट करना पड़ा। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 3 कंस्टिट्यूएंसीज में ये प्रवास का कार्य करने का सौभाग्य दिया। एक है पंजाब में, एक महाराष्ट्र में और एक कंस्टिट्यूएंसी है वेस्ट बंगाल में। तो ये जो 144 कंस्टिट्यूएंसीज हैं उसमें कई लेयर्स होंगे। अभी कुछ हमारे साथी हैं वो 2 कंस्टिट्यूएंसीज कर रहे हैं, कोई इसकी भी सुपरविजन कहीं और करेंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी बहुत सिस्टमेटिक तरीके से 2024 के लिए सिर्फ चुनाव के लिए तैयारी का मैं समझता हूँ ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें एक और है, इसमें विकास का। और देखिए, आपके हमारे यहाँ 2.5 साल थोड़ा सा जो विकास का कार्य है डिलेड हुआ यहाँ पे, पर अब हमारी सरकार आ गई है तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमने समय खोया है उसको हम मेकअप ही नहीं कर लेंगे और तेज गति से विकास का कार्य होगा। किसी भी कंस्टिट्यूएंसी में जो इश्यूज होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं और कोई मेरे जैसा पार्टी का कार्यकर्ता आने से कोई इशू चेंज नहीं हो जाता। सिर्फ यही हो सकता है कि मैं इस समय मोदी जी की मंत्रिमंडल में एक मेंबर हूं, तो क्या शायद मेरे आने से और आप लोगों से बात करने से कुछ जो आपकी बात है कुछ ऐसी जगह भी पहुंचा पाऊं कि उसमें जो इश्यूज हैं वो उसकी कंसिडरेशन में ज़रा ज़्यादा फोकस आ जाए। ये मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि फोकस नहीं है अभी। देखिए, जैसे पोल्यूशन का इशू एक नेशनल लेवल की कंसर्न है और एक जो हमारे स्पेसिफिक कंस्टिट्यूएंसीज हैं वहां पे उसका अपना ही एक रूप होता है। मैं उत्तर प्रदेश से इलेक्टेड हूं और मैंने भी एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, आपको मालूम है मोदी जी ने ये कार्यक्रम शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि जो देश में डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें विकास
के बारे में बहुत चिंता है, जो 112 के करीब सबसे लीस्ट डेवलप्ड जिनको कह सकते हैं। तो हम लोगों ने मैंने एक गोद लिया, बोले बड़ी खुशी है कि उसकी जो हमने काम किया वहाँ पे उसकी रैंकिंग पहले बहुत नीचे आती थी, अब कई नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में, क्योंकि विकास का कार्य हो रहा है। इसी तरीके से चंद्रपुर मैं समझता हूँ आपके बहुत नेचुरल एंडाउमेंट्स भी हैं, आपका फॉरेस्ट कवर बहुत अच्छा है, आपके यहाँ मिनरल्स की बहुत कैसे बताऊं कि आपके पास एकदम रिसोर्सेज हैं। पर जैसे ही मैंने सोनभद्र का उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि वो भारत में सबसे रिचेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में है, पर लोगों के स्वास्थ्य पे जो असर पड़ता है फ्लाई ऐश के कारण, वो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती है। केंद्रीय योजनाएं जो हैं वो मोदी जी ने जब दायित्व संभाला था 2014 में, तो ये ज्यादातर केंद्रीय योजनाएं जो हैं, खास करके जिनके साथ मेरे मंत्रालय जुड़े हुए हैं, ये जून 2015 में शुरू हुई थी। मैं बता रहा हूँ, स्वच्छ भारत मिशन, अमृत, स्मार्ट सिटीज मिशन, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, फिर महामारी के दौरान स्वनिधि, स्ट्रीट वेंडर्स, रेडी पटरी वालों के लिए, से सारी हैं, वो इम्प्लीमेंट हुई है यहाँ पे। पर फिर चिंता का विषय यह है कि जिस तरीके से इम्प्लीमेंट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। इसका मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना में डिमांड जो है वो तो राज्य सरकार की तरफ से आती है, क्योंकि लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है। आपकी तरफ से आती है डिमांड कि हम ये 4 वर्टिकल्स हैं, इनमें से हम इन लोगों को देना चाहते हैं, आप नंबर भेज दें। तो हम पहली जब आपकी डिमांड आती है, हमारी केंद्र में, मेरे मंत्रालय में सचिव है, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी है, वो कमेटी इस पे गौर करती है और फिर इसको अप्रूव करती है। पर हम आपने जो डिमांड भेजी है उस पे अपने आप को बेस करते हैं, हमारा कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन का सिस्टम नहीं होता। पर जब हम पहली, तो हम अपनी तरफ से किस्त जो है वो भेज देंगे, पर दूसरी तरफ किस्त देने से पहले आपको हमें बताना होगा कि इसमें कौन कौन से लाभार्थी होंगे, उनके क्या डिटेल्स हैं, उसको हम वेरीफाई करेंगे कि वो क्वालिफाई भी करते हैं नहीं। तो होता क्या है, कई स्टेट्स में, देखिए ओवरऑल स्कीम बहुत सफल है। 1 करोड़ की डिमांड असेसमेंट थी और कुछ ही दिन पहले, कुछ ही समय पहले हमने 1 करोड़ 22 लाख ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए आवास, और इसमें से 1 लाख से अधिक ग्राउंड भी हो गए हैं। ग्राउंड मीन्स काम शुरू हो गया उन पे, और 65 लाख लाभार्थियों को मिल भी गए। तो अगर मुझसे कोई एक सवाल भाई साहब ने पूछा कि ये पूरे क्यों नहीं हुए, मैंने कहा उसका कारण है कि कई स्टेट्स ने महामारी के दौरान थोड़ा लेट कर दिया भेजना अपना, पर अभी हमने ऑलरेडी 1 करोड़ 22 लाख सैंक्शन कर दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि 1 करोड़ का जो आंकड़ा है वो तो दिसंबर तक ही शायद पूरा हो जाएगा। अभी 65 लाख लोगों को दे दिए हैं, पर जिसको भी आप में कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको जानकारी है, एक बार शुरू हो जाती है तो 12-18 महीने 24 महीने में हो जाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 1 करोड़ 22 लाख पूरे जल्दी हो जाएंगे। बट कुछ स्टेट्स ने पैसा जो दिया था उसको डाइवर्ट कर लिया, मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके साथ क्या हुआ कि वो स्कीम उठी नहीं वहाँ पे, और हम फिर ये चाह रहे हैं कि जो नहीं कर पा रहे हैं उसकी जो शॉर्टफॉल है, कहीं हम बाकी अच्छे प्रोजेक्ट्स में उसका इस्तेमाल कर दें। मैं समझूंगा कि अच्छा यही होगा कि आप सवाल पूछिए, मेरा क्या इंप्रेशन है। मैं चंद्रपुर पहली बार ही आया हूँ, मैं तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा संगठन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरे लिए जो प्रोग्राम बनाया गया बहुत अच्छा मुझे मौका मिला। सभी अपने परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, जो विकास का काम कर रहे हैं, मैं ऐसा एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है प्रवास कार्य के लिए जो बाय एंड लार्ज हम लोग फॉलो करते हैं, बट इंडिविजुअल जो कंस्टिट्यूंसी होती है उसमें एडजस्ट। तो आपकी 6 एमएलए कंस्टिट्यूंसी मैं अभी 2 ही कर पाया हूँ। भाई साहब मेरे को बता रहे थे अगली बारी 4 कर देंगे, और
तो मैंने कहा नहीं, अगर दो में 3 दिन लग गए अच्छी तरह से समझने, लोगों से भेंट करने में, तो शायद अगली बार 2 करेंगे या जितना भी करेंगे वो हम देखेंगे। बट ऑल एंड ऑल मेरे लिए बहुत एक एजुकेटिव एक्सपीरियंस है, और मैं देख रहा हूँ कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उनका ऑन द ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है। जो सुझाव भी आए, कल हम लोग बहुत लोगों से मिले, हम पहले दिन भी मिले, दूसरे दिन भी प्रोफेशनल एसोसिएशन से भी, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई उनको मिलके। तो मैंने उनको ही बोला, उनकी आयु कितनी, 18-19 साल 20 साल है मैक्सिमम, पहली बार वो 2024 में वोट करेंगे, बहुत लोकसभा के लिए भी और आपकी असेंबली के लिए भी। तो मैंने उनसे यही कहा कि देखिए, आप जो प्रायोरिटीज तय करेंगे देश उस तरीके से जाएगा। देखिए, बहुत ही गर्व की बात है कि जो सबसे बड़ी कठिनाई आई, देखिए मैंने कल भी कई बार कहा कि असली लीडरशिप की पहचान तो वो होती है जब कोई क्राइसिस आ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो किस किस्म की लीडरशिप प्रोवाइड। सो मोदी जी ने तो पर्सनल हैंड्स ऑन लीडरशिप दिखा के, एक जमाना था जब 2020 मार्च के महीने में पूरा लॉकडाउन हुआ, उस समय मेरे पास सिविल एविएशन का भी विभाग था, हम 1500 टन बाहर से मेडिकल इक्विपमेंट लाए। कई ऐसी चीजें थी जो हम बनाते ही नहीं थे, तो पीपीई इक्विपमेंट, ऑक्सीजन का क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स, N95 मास्क, अब सिर्फ आप बनाते ही नहीं है, आप दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन फैक्ट्री भी बन गए हैं। कल का जो मुझे आंकड़ा बताया गया, 217 करोड़ वैक्सीन के डोजेस आपने, मोदी जी की सरकार ने मुफ्त बांटे हैं। और मैं हर एक, बड़ी बड़ी सभाएं थी, मैंने सबको पूछा, आप में से कोई एक है जिसको 2 डोज नहीं लगा हो ना? मैंने आप में से कितने हैं जिनको 3 लग चुके हैं, बूस्टर शॉट भी? कई थे। और देखिए, वो अंग्रेजी की कहाना है ना, प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग। अब देखिए, हमारे यहाँ एक्टिविटी तो बिल्कुल पोस्ट कोविड, प्री कोविड लेवल्स पे है। चाहे वो सिविल एविएशन देखिए, आपके हवाई जहाज अपने एकदम डिमांड है, फुल जा रहे हैं, और फेयर्स भी थोड़े हाई है मैं समझता हूँ, और होटल्स एकदम चौकर ब्लॉक फुल। तो ये साइन है एक देश का जिसमें विकास का काम हो रहा है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ 7-8% रेट ऑफ ग्रोथ, उसको एक दिन छोड़िए, इकोनॉमिक एक्टिविटी है जोरों से। इसको आप कॉन्ट्रास्ट करिए बाकी कुछ देश हैं, एक बड़ा देश है $12 ट्रिलियन की इकोनॉमी, वहां पे शहर सब बंद पड़े हैं, वो खोलते ही नहीं। उनको शायद ये डर लगता है कि खोलेंगे तो एकदम जो महामारी है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, जो भी कारण है, उनकी वैक्सीन की एफिकेसी कम हो। मैं उन कारणों में नहीं पढ़ना चाहता, पर यह कह रहा हूं कि यहाँ पे जो मोदी जी की सरकार ने किया है, इन 2 साल में नहीं, अपने 8 साल, पहले 12 साल मुख्यमंत्री रहे, पर उसके 8 साल में उन्होंने गवर्नेंस फिलॉसफी को एक नई परिभाषा, सर्वोदय से अंत्योदय, जो हमारे सबसे नीडी सेक्शंस हैं, वहां तक डेवलपमेंट, विकास का लाभ वहां तक पहुंचाने के लिए। मैं आपसे, आप जो भी सवाल पूछना चाहें आप। जैसा कि आपने अभी बताया, आवास योजना के अंतर्गत आपने 1 करोड़ 22 लाख मकानों को मंजूर किया, जिसमें से 65 लाख जो है वो अपन लोगों को दे चुके हैं। चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिला सर यहाँ पर पिछड़ा हुआ इलाका है, और यहाँ पर अगर आप चंद्रपुर की बात करें और गढ़चिरौली की अगर बात करें, तो गढ़चिरौली की तुलना में चंद्रपुर का विकास बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम समझते हैं कि चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के लिए, अगर चूँकि ये आपका अपना मंत्रालय है, तो चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के कोई ऐसी कोई विशेष नियोजन हो सकता है जिसमें से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आवास मिले और एक राष्ट्र के सामने कोई उदाहरण साबित हो? देखिए, मैं आपको, मेरे पास महाराष्ट्र के भी और चंद्रपुर के भी सारे आंकड़े हैं।
इस स्कीम का जो डिजाइन है प्रधानमंत्री आवास योजना का, उसका डिजाइन ये है कि डिमांड आपकी तरफ से आती है, और जितनी डिमांड आई थी मैं समझता हूँ वो हमने अपनी तरफ से पूरी करने की कोशिश की। मैं कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के लिए और चंद्रपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए 1556 प्रोजेक्ट्स है टोटल, चंद्रपुर से आए हमारे पास 34। प्रोजेक्ट कॉस्ट अप्रूव जो हमने हमारी तरफ से की हुई है वो है इन क्रोर्स, 1,90,06,48 टोटल। सेंट्रल असिस्टेंस इसमें कितनी आती है? 28,06,20। सेंट्रल असिस्टेंस यूटिलाइज कितनी हुई है, सेंट्रल रिलीज कितनी हुई 28 लाख में? 13 लाख। यूज कितनी हुई है? 12 लाख। घर कितने सैंक्शन हुए हैं महाराष्ट्र में और कितने हुए हैं चंद्रपुर में? चंद्रपुर में 10,775। अब देखिए जितनी सेंट्रल असिस्टेंस हमने सैंक्शन की थी और जितनी लगी है उसमें बड़ा फर्क है, 50% से कम है। वो क्यों है वो कारण मैंने बताया, पर मैंने अपने भाइयों को यही कहा कि अभी भी हमने चिट्ठियां लिखी हैं, इसको आप करेक्ट करिए, क्योंकि ये मतलब नहीं है कि अगर हमने 1556 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जिसमें प्रोजेक्ट कॉस्ट हम सेंट्रल असिस्टेंस है 28 करोड़ 620 लाख, अच्छा 28 करोड़, देन 28,000 करोड़, नो सॉरी 28,000 करोड़ है, और ये है सेंट्रल असिस्टेंस रिलीज की है सिर्फ 13,000, और क्योंकि और रिलीज हुई है 12, इसमें 28 और 13 में फर्क क्यों है? बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए इसको करेक्शन की वो है। बीएलसी जो कैटेगरी है उसमें से चंद्रपुर में 210 घर अप्रूव किए, 114 हो गए हैं, 90 कंप्लीट हो गए हैं। सॉरी गढ़चंद्र, सॉरी नॉट इन चंद्रपुर। जो भी है इसमें थोड़ी सी मैं समझता हूँ केंद्रीय की तरफ से योजना है उसका पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए कुछ जो समस्याएं आई हैं उनको दूर करना होगा। तो हम ये मान के चले कि चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले के लिए आपका विशेष आशीर्वाद होगा इस बात के लिए? देखिए मेरी तरफ से तो सारे महाराष्ट्र को है, और अगर मुझे ये प्रवास के लिए पूरे देश को इसलिए है क्योंकि केंद्र की जो योजना पूरे देश के लिए बनी है, उसमें हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र जो प्रोग्रेसिव स्टेट है वहां पे और अच्छी तरह हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी जो हमने चिट्ठियां लिखी कई हमारे प्रोजेक्ट थे। देखिए वो मेट्रो का प्रोजेक्ट था, क्या नाम है, अरेश है, वो हमारा इतना अटका दिया था। अभी हमारी वेस्टकोट में रिफाइनरी का प्रोजेक्ट था, उसको डीरेल कर दिया। तो ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की मैं बात कर रहा हूँ तो एक उनमें से कई में से एक उदाहरण है। बिल्कुल सही बात है। पुलिस सर जी, आपने चंद्रपुर पूरे विदर्भ में रिफाइनरी की बात की थी 2 दिन पहले, बताया था आपने। बात मैंने नहीं की थी, बात आप एक वो प्रोफेशनल लोगों से मीटिंग थी उन्होंने उठाई थी। मैं वो नहीं पूछना चाह रहा, मैं ये कहना चाह रहा कि जो संभावनाएं है विदर्भ में, और आपने ये कहा था कि चंद्रपुर के हम प्रयास करेंगे, है ना? मैं करूंगा कोशिश। हाँ, प्रयास जो करेंगे। तो ऐसा कोई निर्णय अभी हुआ है क्या इस बारे में? नहीं, देखिए मैं फिर क्या स्थिति है इन सब पूरे कॉन्टेक्स्ट बताना चाहता हूँ। जब मैं नया मंत्री बना था 1 साल से पहले, तो मुझे बोला था कि देखिए हमारी इस समय रिफाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम, ठीक है? उसमें क्या है सिचुएशन? 252 मिलियन मेट्रिक टन को हम बना के 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम इंप्रूव करना चाहते हैं। सॉरी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो फिगर्स थी वो नॉट 28,000 करोड़, 28 करोड़, तो मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल। ये आप देखिए 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की एक रिफाइनरी बन जाएगी, दुनिया में सबसे बड़ी रिफाइनरी होगी, और मैं समझता हूँ कि किसी स्टेट में भी लगे वो
महाराष्ट्र में हो, किसी और स्टेट में, उस स्टेट की जो इकोनॉमिक स्थिति है वो एकदम ट्रांसफॉर्म हो सकती। पर कुछ हमने तय किया था, राज्य सरकार ने बोला था कुछ जमीन देंगे, जमीन पहले मंजूरी दी, उसके बाद मुकर गए, यहाँ नहीं देंगे वहां देंगे, सारी स्कीम डिरेल हो गई। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि हमारा जो नुकसान हुआ पिछले 2.5 साल में, हमारा नुकसान नहीं हुआ, स्टेट का नुकसान हुआ। और स्टेट का नुकसान होता है तो देश का भी नुकसान होता है, क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसके जो फिगर्स होते हैं वो सारे देश में पॉजिटिव वो रखते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में तो वहां पे भाई साहब ने बोला कि अब क्या लगता है, मैंने कहा मुझे लगता है कि 60 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम की रिफाइनरी बनाने की जगह हम 20 मिलियन की 3 बना दें। तो उन्होंने कहा कि क्या विदर्भा में खास करके, क्योंकि आपके यहाँ मिनरल्स और मेटल्स भी हैं, आपके यहाँ और इकोनॉमिक एक्टिविटी और बैकवर्ड रीजन है, तो मैंने कहा जरूर आप इसको रेकमेंड करिए। तो उन्होंने कहा आपकी तरफ से, मैंने कहा मैं भी इसको इस पे कोशिश करूंगा। ये हुई डिस्कशन, इसका नहीं है हमने कोई निर्णय लिया, ये तो महाराष्ट्र की सरकार निर्णय देगी। महाराष्ट्र की सरकार जब हम लोग इसको फाइनलाइज कर देंगे, फिर केंद्रीय सरकार के साथ बातचीत होगी और तब तो होगा कि अगर 20 की 3 लगनी है तो कहाँ लगेंगी। पर पहले हमें इसका इंटरनेशनल भी टाई अप पूरा कंप्लीट करना होगा। जहाँ तक महाराष्ट्र की सरकार है, अभी महाराष्ट्र सरकार भी अपनी भारतीय जनता पार्टी, तभी तो मुझे विश्वास है कि काम हो भी जाएगा। और तो हम आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, चंद्रपुर जिले में जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उसको ध्यान में रखते हुए हम चाहेंगे कि वो रिफाइनरी यहीं पर हो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चंद्रपुर जिले की जो बाकी जगह आप जमीन अगर लेते हैं तो वो काफ़ी महंगी है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में ज़मीन आपको बहुत आपको गवर्नमेंट को सस्ते में मिल जाएगी। और हम जहाँ की जो पानी है उसका भी, यहाँ का जो जंगल है, यहाँ की जो खनिज उपलब्धता है, आयरन ओर है, यहाँ पर कोयला है, तो सारी चीज़ें देखते हुए हम ये जरूर चाहेंगे कि वो जो रिफाइनरी वो हमारे ज़िले में हो और आपके प्रयास को भगवान पूरी तरह से यश प्रदान करे, ऐसा चाहेंगे। और मैं सुधीर बाबू से विशेष निवेदन करूँगा कि वो सुधीर बाबू मंत्री है राज्य में, और सुधीर बाबू पूरे देश के सबसे बेस्ट मंत्री भी साबित हुए थे पिछले टर्म में। तो मैं सुधीर बाबू से निवेदन करूँगा कि वो रिफाइनरी वो यहीं पर लेकर आए, क्योंकि 8 लेन का जो रोड यहाँ पर बनने जा रहा है जिसको अपना वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और चंद्रपुर जिले में एयरपोर्ट भी आ रहा है सुधीर बाबू के भगीरथ प्रयास से। तो हम ये चाहेंगे सर कि आपके प्रयास को यश मिले और वो रिफाइनरी हमारे यहाँ पर हो। तो ये विषय था। उस दूसरे में अभी आप क्या कहते हैं, पूरे चंद्रपुर जिले का जब दौरा कर रहे हैं, लोकसभा का प्रवास आपका शुरू है, तो क्या आकलन है आपका इस पूरे 2-3 दिन के इस प्रवासी दौरे में? क्या लगता है आपको चंद्रपुर जिले के बारे में, क्या स्थिति होगी? देखिए, पोटेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ का बहुत है यहाँ पे, उसके बारे तो कोई डाउट ही नहीं है। पोटेंशियल किस लिए है कि नेचुरल जो एंडाउमेंट्स है, फॉरेस्ट कवर बहुत है, आयरन ओर है, कोयला है, एक्सेट्रा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी डबल इंजन की सरकारें होती हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और या कोई गठबंधन की सरकार जिसमें भारतीय जनता पार्टी हो, और ऐसे लोग हों जिनको विकास के बारे सिर्फ जानकारी नहीं है, उनके बारे एक कमिटमेंट है, जो अपनी तरफ से उसको एक मतलब पूरा सारा दम लगा के विकास का ही काम करें, जैसे दिल्ली में मोदी जी के करते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने ऐसा दिखाया, वहां पे नतीजे एकदम सामने आ जाते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि चंद्रपुर में विकास का पोटेंशियल रियलाइज हम लोग कर पाएंगे। और राज्य सरकार के भी पॉलिसीज हैं, हम आपके जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पहले के, अभी और जो अगली जनरेशन है, सबका सोचने का तरीका वही है, इसलिए बहुत अच्छा ये सिग्नल है। पेट्रोल और डीजल का जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसमें ऐसी कोई सी उपाय योजना होनी चाहिए जिसकी वजह से वो प्रदूषण कम हो? क्या ऐसा कोई प्रयास आपके मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? देखिए, बहुत काम हो रहा है। देखिए, पेट्रोल और डीजल आप ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट देखें तो इस समय हम ट्रांजिशन में है। दुनिया भर में ये निर्णय लिया गया है कि हम फॉसिल फ्यूल बेस्ड
फॉसिल बेस्ड फ्यूल्स जैसे है क्रूड ऑयल और इन चीज़ों से हटके हम ग्रीन एनर्जी पे जाएं, उस पर भी बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। मैं आपको 2-3 उदाहरण बता दूं। जैसे बायोफ्यूल्स हैं, बायोफ्यूल की ब्लेंडिंग 2014 तक सिर्फ 1.4% थी। अब हमने मोदी जी की सरकार ने 10% से अधिक बायोफ्यूल ब्लेंडिंग कर ली है। हमारा इरादा था कि 2030 तक 20% बायोफ्यूल ब्लेंडिंग हो, पर ये 2030 का जो टारगेट है इसको आगे खींच के हम अब 2024-25 तक ही कर लेंगे। पहले ये थोड़ी चिंता होती थी कि इस एथेनॉल बनेगा सिर्फ शुगर से, हम इसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। अब जैसे प्रणाली एग्रीकल्चरल वेस्ट से, बम्बू से, राइस हस्क से, कि इन ऐसे फीड हो जिसमें पानी की कंजप्शन बहुत कम हो। क्योंकि अगर आप 1 किलो चावल एक्सपोर्ट करते हैं तो आप देख लीजिए उसमें से पानी कितना अपना एक्सपोर्ट करते हैं। तो भारत जैसे देश में ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर बन जाता है। ब्राज़ील जो शुगर बेस्ड एथेनॉल प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। ब्राज़ील का लैंड एरिया हमसे 3 गुना ज़्यादा है और उनकी जो जनसंख्या है हमारे से 1/6 है। और ब्राज़ील एक ऐसा देश है जिसके पास दुनिया भर का 22-23% फ्रेश वाटर रिजर्व भी है। पर इंडिया में हमें वाटर कॉन्शियसनेस और बहुत आगे ही है, तो हम कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स लगा रहे हैं 5000, हम एथेनॉल की ब्लेंडिंग कर रहे हैं, हम ग्रीन हाइड्रोजन पे दबा के काम कर रहे हैं। देखिए पोल्यूशन कहाँ से आती है? कुछ आती है वेहिकुलर ट्रैफिक से, जो आप कहते हैं पेट्रोल डीजल। अगर वेहिकुलर ट्रैफिक देखें तो 70% हमारे जो वेहिकुलर ट्रैफिक में इस्तेमाल होता है 2 व्हीलर 3 व्हीलर्स में, वो ऑलरेडी बैटरीज पे आ गए हैं। बैटरी जो करिए रिप्लेस करिए और वो ऑलरेडी हो गया। बाकी आती है बिल्डिंग मटेरियल से, बाकी चीज़ों से आती है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत काम हो रहा है और इसका असर भी दिख रहा है। गैस की हमारी जो मिक्स में है 6% से उसको 15% ले जा रहे हैं। हमारे मित्र संजय तायडे सर, अब आपसे सर, चूंकि आप पेट्रोलियम मंत्री हो तो सभी को पता है कि ईंधन की खपत में भारत अन्य देशों में आगे है, मतलब तीसरे स्थान पर तो फिलहाल है। जिस रफ्तार से ये खपत बढ़ रही है ईंधन की, कुछ ही सालों में हम शीर्ष स्थान पर पहुंचेंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो ऊर्जा की ये आवश्यकता पूर्ण करने की दिशा में आप सरकार की क्या रणनीति है? हाँ, उसमें मैं थोड़ा दुरुस्त ये भी करना चाहूँगा कि अगले 15-20 वर्ष में जो मांग है वो 400 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक की होने की संभावना या अनुमान है। तो इसको 400 मिलियन मीट्रिक टन किसकी? रिफाइनिंग की? ये ईंधन की, ओवरऑल ईंधन की जो जिस तरह से मांग बढ़ रही है और हम उसको, मैं आपको बताता हूँ, इस समय जो भारत में कंजम्पशन हो रही है, एक दिन में 5 मिलियन बैरल हम लोग कंज्यूम करते हैं। जी, बैरल तेल। इस समय हमारी जो कंजम्पशन है, पर कैपिटा कंजम्पशन है, दुनिया की पर कैपिटा कंजम्पशन से 1/3 है। हाँ, तीसरे हिस्से पे। पर इकोनॉमी क्योंकि बढ़ रही है और मैं समझता हूं कि टोटल ग्लोबल कंजम्पशन इस समय 100 मिलियन बैरल्स पर डे। हमारी कंजम्पशन क्यों बढ़ रही है? लोग नॉर्मली ये इकोनॉमिस्ट कहते हैं, अगर आप किसी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखें तो आप उस कंट्री का एनर्जी कंजम्पशन देखिए। अगर एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रही है तो उसका मतलब है देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रही है। जी। तो मेरा मानना है कि अगले 20-25 साल में जो भी ग्लोबल डिमांड में इंक्रीज होगी उसमें 25% हमारे यहाँ से आएगी डिमांड। जी। एक दिन में 5 मिलियन बैरल हम यूज कर रहे हैं, तो ये आने वाले समय में, क्योंकि इस समय हम $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, 2025 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे और 2010 तक $10 ट्रिलियन, 2030 तक $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी।
तो इसमें आपकी डेली कंजम्पशन 5 मिलियन से जाके 6.5, 7, 8, 9 मिलियन बैरल्स पर डे बन जाएगी, ये एक्सपेक्टेशन। जी अभी ऑलरेडी हमारी क्रूड ऑयल की जो इंपोर्ट्स है वो 85% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो हम कर क्या रहे हैं, हम अपना जो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन है वो बड़े जोर से बढ़ा रहे हैं। हमारे यहाँ देश में टोटल सेडिमेंट एरिया है 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जी पिछले 50-60 साल में ये इसकी जो एक्सप्लॉयटेशन है कभी 6%, 7% से ऊपर गई नहीं। क्यों नहीं गई? उसके दो कारण हो सकते हैं, या तो इंटरनेशनल एनर्जी प्राइसेस कंट्रोल में थी, और क्योंकि दाम इतने ऊंचे नहीं थे। कुछ हमारे में से ये भी लोग कहते थे कि आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन की जरूरत क्या है, आप सस्ते दाम में इंपोर्ट कर सकते हैं, ऐसी भी बात चलती थी। मैं समझता हूँ ये एकदम निगलेक्ट हुआ है, क्रिमिनल निगलेक्ट हुआ है। अभी हम 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जिसका 6% एक्सप्लॉयटेशन करते थे, पिछले कुछ महीनों में अप्रैल से लेके हमने 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसको नो गो एरिया से हटा के और प्रोस्पेक्टिंग के लिए अवेलेबल कर दिया। डेटा भी हमने रेडिली अवेलेबल कर दिया। पहले होता क्या था, आप फॉरेन कंपनीज को कहते थे आइए आप यहाँ पे प्रोस्पेक्टिंग करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट करिए। अगर तेल मिल जाता था तो फिर ये कहते थे ये तो हमारा सॉवरेन है, आप कौन होते हो, तो कोई भी नहीं आएगा प्रोस्पेक्टिंग के लिए। तो ये कल भी हमारी एक मीटिंग में बात हुई कि ये हमारा रिजर्व है, यहीं रहना चाहिए। अरे उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो अगर इंपोर्ट करोगे तो उस रिजर्व को जमीन से नीचे रहने में तो कोई फायदा ही नहीं है। तो ईएनपी हम बढ़ा रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। बाहर जो एसेट्स हैं वो भी हम अक्वायर कर रहे हैं। अभी कल ही हमारे सचिव और एक डेलीगेशन ब्राजील में है, वहाँ पे एक हमारी इन्वेस्टमेंट, उसमें $1.6 बिलियन PPCL उसमें और इन्वेस्ट करेगा। बाकी जगह भी जहाँ पे भी एसेट्स मिल रहे हैं अफ्रीका में, बाकी हम अक्वायर कर रहे हैं। देखिए ग्रीन एनर्जी में की तरफ ट्रांजिशन तो होगी, पर ट्रांजिशन के लिए मतलब ये हमें अभी तो सरवाइव करना है। अभी हमने पिछली इतनी समस्या आए, किसी भी पेट्रोल पंप पे हमारे यहाँ कभी कमी नहीं आने दी हमें। अभी एक दिन हो सकता है सप्लाई थोड़ी कम आई होगी, 4-6 घंटे में उसको हम पूरा कर देते हैं। पर इस समय सिचुएशन ये है कि हमने इसको नेविगेट किया है एनर्जी के क्राइसिस में। और इंटरनेशनल प्राइसेस जो हैं उस पे उनकी इंपॉर्टेंस ये है कि कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल को डीरेगुलेट कर दिया था 2010 में। 2014 में हमने डीजल भी कर दिया। उसका डीरेगुलेशन का मतलब है कि आपकी जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल कॉस्ट प्लस इंश्योरेंस प्लस फ्रेट प्लस रिफाइनिंग मार्जिन जो रिफाइन करेगा, फिर डीलर मार्जिन, और उसके साथ जो स्टेट टैक्स लगाती है। केंद्रीय सरकार मोदी जी ने तो ये निर्णय लिया था कि जब दाम बढ़ रहे थे उन्होंने एक्साइज को कम कर दिया नवंबर 2021 में, और मई में फिर दोबारा कर दिया। आपकी जो सरकार थी महाराष्ट्र में उन्होंने नहीं किया, तो महाराष्ट्र में जो पेट्रोल और डीजल मिलता था बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में 12, 13, 15 रुपए ज्यादा का मिलता था। जैसे मैंने बताया कि ईंधन के बढ़ते खपत से प्रदूषण की समस्या तो है, अभी आपने उल्लेख किया ही था। ये कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए सरकार विचार कर रही है। जब पिछले दिनों में BS4 और BS6 के इंजन ऑटो फ्यूल भी आपने किए था, उसका स्टेटस क्या है और अभी आने वाले दिनों में इस संदर्भ में और क्या क्या है? देखिए ये कांस्टेंट एंडेवर रहता है कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं और नॉर्म्स होते हैं हम उनकी तरफ बढ़े। और हम तो समझते हैं कि अभी तो हमने ये भी निर्णय लिया कि जो भी प्रिस्क्राइब नॉर्म्स हैं उनसे आगे जाएं, और उनके आगे अभी ये मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना था BS4 BS6, बट सारी हमारी मूवमेंट जो है, और मैं समझता हूँ आने वाले 6 महीने में आप देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन सब बड़ी तेजी से लग रहे हैं। हमारी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उन्होंने 22,000 लेने का किया है। मैं MCDs देख रहा हूँ कई जगह में वो लगा रहे हैं चार्जिंग स्टेशन। गाड़ियाँ जो हैं वो फ्लेक्सी फ्यूल की आनी शुरू हो जाएंगी, जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी
प्लस बायोफ्यूल्स, हाइब्रिड जिसको कहते हैं, वो भी हो। तो बहुत जबरदस्त काम हो रहा है और मैंने कहा ऑल फ्रंट्स पे इस पे आप रिजल्ट्स देख रहे हैं। जी, कच्चे तेल के मामले में आज भी हम अन्य देशों पर निर्भर हैं। जैसा आपने भी उल्लेख किया कि 80% कच्चा तेल तो हम 85% हम आयात करते हैं और 15% ही हमारे यहाँ उत्पादन होता है। तो इस दिशा में और आगे जैसे देखिए, ये थोड़े फिगर्स मिसलीडिंग हो सकते हैं जी, ये नहीं कि हम 15%, हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी बढ़ रही है जी, पर आपकी कंजम्पशन बहुत बढ़ रही है। जी, ठीक है, उस कंजम्पशन में अगर हम चाहें भी कि हम मान लीजिए हम कहें कि हम इसको इंपोर्ट डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं, पर कंजम्पशन को हम रिड्यूस नहीं करना चाहते। जी, कंजम्पशन ऐसा है, कंजम्पशन हेल्दी साइन है। कंजम्पशन होगी इसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है। तो हम अपना ईएनपी भी बढ़ाएंगे, हम ग्रीन एनर्जी की तरफ भी जाएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन का भी जोरों से काम चल रहा है। अभी एक जर्मन कंपनी ने मुझे बताया, यूनिपार नाम की कंपनी है, कि हमारी एक इंडियन कंपनी है ग्रीन को, वो उनको ग्रीन अमोनिया एक्सपोर्ट करेगी $600 पर टन पे। तो ये बहुत बढ़िया काम हो रहा है, पर ये सब इकट्ठा हो रहा है जी, मतलब बायोफ्यूल्स ब्लेंडिंग, कंप्रेस्ड बायोगैस। अभी हमने पानीपत में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक प्लांट का उद्घाटन किया जो एग्रीकल्चरल वेस्ट से एथेनॉल बना। तो हमारी उम्मीद है कि दिसंबर 31 तक हम 90 मिलियन लीटर जो एथेनॉल बनाएंगे, वो ये प्रणाली से एग्रीकल्चरल वेस्ट, या जिसको सेकंड जनरेशन सेल्यूलिस्टिक टेक्नोलॉजी पता है जी। ये पेट्रोलियम उत्पादों के दरों में एकरूपता हो और वैश्विक स्तर पर एक बड़ा समूह बने, इसके लिए पिछले दिनों ONGC या फिर भारत पेट्रोलियम, IOC, ऐसी 13 कंपनियों पे विलय की बात चल रही थी। क्या उस पर आगे कुछ हो पाया है? नहीं, मैं समझा नहीं। आप 13 पेट्रोलियम कंपनियों के विलय की बात चल रही थी, या उस संदर्भ में कोई सोच विचार हो रहा है मर्ज करने की? एक कंपनी बनेगी? नहीं, देखिए, ये मुझे तभी जानकारी मुझे कि ऐसा है कि ये कंपनीज का अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ एक्सप्लोरेशन में है जैसे ONGC, कुछ रिफाइनिंग में है, कुछ रिटेल सेल में है। तो उनको मिला के ये कोई पता नहीं कहाँ से बात हुई है, पर ये उनके हर एक बोर्ड है, उनके शेयर होल्डर्स हैं, उनको ये निर्णय ले। ये नहीं कि कोई बैठ के करे चलिए सब। वो एक बार इन्होंने कोशिश की थी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को मिलाने की और सत्यानाश कर दिया था। जी, एक अंतिम सवाल, ये पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए हमेशा केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। केंद्र इसके लिए राज्य सरकार को बताती है। नहीं, हम किसी को जिम्मेवारी नहीं करते। देखिए, मैंने आपको बताया कांग्रेस सरकार ने 2010 में डीरेगुलेट कर दिया था जी। डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि इंटरनेशनल प्राइस, अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो इंटरनेशनल प्राइस पे निर्धारित होगा जी। अगर इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गया है तो मैं सिर्फ एग्जांपल देना चाहता हूँ। मैंने ये उदाहरण दिया, नॉर्थ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में दाम बढ़ा 33% और 36%। यहाँ पे हमारा पेट्रोल का दाम बढ़ा सिर्फ 2%। ठीक है जी। और अब इंटरनेशनल प्राइस आज मैं पढ़ रहा हूँ बहुत नीचे आ गया है। तो डीजल का, मैं गैस का बताता हूँ जी। गैस का इंटरनेशनल बेंचमार्क जो होते हैं, कोई 280% बढ़ा, कोई 270%, कोई 240%। तो जो इंपोर्टेड गैस है, हमने अपने यहाँ इंक्रीज सिर्फ 70% होने दिया इसलिए। और हमने ये भी देखा कि जो हमारे परिवार हैं जिनको जरूरत है उनको उज्ज्वला दिया, और महामारी के दौरान 3 सिलेंडर और दिए हैं। तो ये सरकार की तरफ से तो हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम अपने जो अफेक्टेड सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन है उनको, उन पे जो प्राइस राइज का जो इम्पैक्ट है कम से कम। जी। आदरणीय पुलिस सर, 2024 के जो चुनाव है उसकी कुछ तैयारियां चल रही हैं। आप क्या सोचते हैं 2024 में मोदी जी को ऐसा कौन सा व्यक्ति जो टक्कर दे सकता है पूरे देश में, क्योंकि पूरा जो विपक्ष एक जगह आ रहा है तो उनके टक्कर में कौन हो सकता है? देखिए, मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ कि किसी भी सरकार और हमारी सरकार के लिए अवश्य है कि कोई ऑपोजिशन होनी चाहिए। ऑपोजिशन होनी चाहिए, वो तो क्योंकि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का डिफाइंड रोल है। गवर्नमेंट को गुड्स एंड सर्विसेज के डेवलपमेंट डिलीवरी करनी है, विकास का काम करना है,
लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, पर ऑपोजिशन भी हो तो कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन हो। देखिए 2024 तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई ऑपोजिशन में से कोई ऐसा फिगर आएगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर उनकी यहाँ अभी वो कोशिश कर रहे हैं इंटरनल डेमोक्रेसी में एक एक्सपेरिमेंट करने के, तो वहाँ पे भी चुनाव होने वाले हैं। वहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी स्टेट का मुख्यमंत्री चुनाव लड़ता है तो कह रहा था कि वो तो कंटिन्यू करना चाहेगा, स्टेट का चीफ मिनिस्टर भी रहना चाहेगा, पार्टी अध्यक्ष भी होना चाहिए, तो वो उनका इंटरनल मामला है। पर कांग्रेस पार्टी 2014 में 2019 के चुनाव पे उसमें नहीं लगता कि 2024 में कोई वो नया फ्रंटियर कॉन्कर कर लेंगे। बाकी जो राजनीतिक दल है वो अपनी प्रॉब्लम्स में है, पर उनको तय करना है, ठीक है। इनमें उम्मीदवार काफी हैं। एक मेरे को किसी ने व्हाट्सएप मैसेज भेजा था, उसमें ये लिखा था कि मंडे को ये हो सकते हैं ऑपोजिशन के उम्मीदवार, ट्यूसडे को वो हो सकते हैं, संडे में उन्होंने राहुल गांधी का लिखा था। मैंने कहा संडे क्यों? कहते तो संडे काम नहीं होता। तो ऐसा है कि ये 2024 तो मुझे मुश्किल लग रहा है उनके लिए। 2029 तक 2029 तक अगर अपनी कोई कोalition बना रहे, बाकी इस समय टक्कर देने की बात नहीं है। देखिए ये मोदी ब्रांड ऑफ गवर्नेंस एक ऐसी चीज है कि गवर्नेंस में वो प्रधान सेवक, वो फिलॉसफी जो है कर्तव्य पथ की, प्रधान सेवक है वो 24 घंटे में से 18 घंटे 7 दिन हफ्ते में वो अपनी देश की डेवलपमेंट उसमें मल्टीफैसेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, अगली जनरेशन को इंकरेज करना, स्पोर्ट्स को इंकरेज करना। आज हम हिमाचल प्रदेश में है एक युवा रैली के लिए, तो ये इनमें से ऑपोजिशन लीडर्स को आप ही देखिए, मेरे उचित नहीं होगा कि मैं कहूं कि वो क्या कर रहे हैं, पर आप में से इनमें से कोई लगता है कि जो इस लेवल की देश सेवा और समाज सेवा में पार्टिसिपेट कर रहा है? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं ये कहना कौन टक्कर दे तो छोड़िए, इसमें तो पार्टिसिपेशन की बहुत बेसिक सवाल उठेगा। 340 के ऊपर सीट जीतने का आपका? मेरी प्रेडिक्शन अभी तक तो सही आती रही है। मैंने कहा 340 के ऊपर ही जाएगा ये। तो मित्रांनो, हे होते आदरणीय हरदीप सिंहजी सुरी पुरी सर, त्यांनी आपल्याला बऱ्याच प्रश्नांची या ठिकाणी उत्तरे दिलेली आहे आणि पुढच्या 2024 पर्यंत ते चंद्रपूरच्या दौऱ्यावर येत राहणार आहे आणि नेहमी आपण त्यांना भेटणार आहोत। आपण सगळेजण या ठिकाणी आलात यासाठी मी आपल्या सर्वांचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद।